अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं JJC बाई सर जव्वाद। आज की लेक्चर वीडियो फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के बुक की सॉल्व एग्जाम्पल्स का लेक्चर है। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले मैं आपको चैप्टर नंबर 2 से लेकर 6 तक की सॉल्व एग्जाम्पल्स करवा चुका हूँ। आज इंशाल्लाह जो है रिमेनिंग चैप्टर्स के एग्जाम्पल्स होने जा रही हैं। अपने साथ बुक भी रख लें और कोई रजिस्टर पेन भी रख लें तो बेहतरीन हो जाएगी बात। चैप्टर नंबर 7 जो है इसका नाम था फ्लूइड डायनामिक्स। फ्लूइड डायनामिक्स जो है इसके अंदर पहली एग्जाम्पल है 7.1 पेज नंबर 145 पे मौजूद है। आप लोग अपने सामने बुक रख लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा, वरना मैंने क्वेश्चन आपके लिए लिख दिया पूरा। इसमें कहा जा रहा है कैलकुलेट टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ अ रेन ड्रॉप ऑफ रेडियस, डेंसिटी ऑफ वाटर इज गिवन एंड दैट ऑफ एयर इज ऑल्सो गिवन। अब अगर आप लोगों ने विस्कस ड्रैग या स्टोक्स लॉ पढ़ाओ तो टर्मिनल वेलोसिटी उसके ज़रिए निकलती है। इसका ओरिजिनल फार्मूला जो होता है किसी स्फेरिकल शेप बॉडी का, रेन ड्रॉप जब गिरेगा, ड्रॉप होगा ऊपर से बारिश की शक्ल में, तो उसकी शक्ल थोड़ी इलोंगेटेड होती है जिसको स्फेयर कहते हैं। अब स्फेयर जो होता है उसका रेडियस जो है वो सिग्निफिकेंट होता है। अब इसका ओरिजिनल फार्मूला जो है वो ये है, T फॉर टर्मिनल 2/9 GR² अपॉन ईटा रॉ। ये ओरिजिनल फार्मूला है, सही है। लेकिन अब यहाँ पे इस सवाल में एक इशू आ गया और वो ये है कि इसमें वाटर और एयर, क्योंकि एयर से गुज़र के वो रेन ड्रॉप ज़मीन पे पहुँचेगा हवा से गुज़र के। तो अब इसमें आपको ये चीज़ बस बारीकी नोट करनी है। बाकी ये पुट एंड गेट का न्यूमेरिकल है कि रेडियस सेंटीमीटर में उसको मीटर बना लें, कन्वर्जन SI यूनिट डिवाइड बाई 100, क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। डेंसिटी ऑफ वाटर दी हुई है, रॉ डेंसिटी का सिंबल है, एयर की भी दी हुई है। बारीकी सिर्फ ये है कि चूँकि वाटर यानी रेन ड्रॉप थ्रू एयर मूव कर रहा है, इसलिए जो ओरिजिनल फार्मूले की डेंसिटी है वो डिफरेंस ऑफ डेंसिटी यहाँ पे आएगी। अगर आपने सिर्फ वाटर की रख दी तो इसका मतलब है कि वो एयर के थ्रू नहीं गुजर रहा। सिर्फ एयर की रख दी तो रेन ड्रॉप का ही केस ख़त्म हो गया। तो ये अगर आपको बात समझ में आ गई तो अब पुट एंड गेट करें। G 9.8 रखें, R जो कन्वर्ट करके मीटर आया वो, ईटा का मतलब होता है विस्कोसिटी, सही है, या कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये आपको इम्तिहान में गिवन होगी। इस सवाल में चूँकि बुक की एग्जाम्पल है, ये आपको बुक में दी हुई है लेकिन इम्तिहान में ये गिवन कर देगा आपको। इसको विस्कोसिटी कहते हैं। इसकी वैल्यू आपको गिवन होगी 10⁻³ यानी लिक्विड की विस्कोसिटी, सही है। अब ये आपने यहाँ पे पुट कर दिया। कैलकुलेटर चलाएं। कैलकुलेटर में ध्यान रखिएगा मल्टीप्लाई अलग, डिवाइड अलग, एक साथ कैलकुलेटर में फिट नहीं कीजिएगा। 4 मार्क्स के न्यूमेरिकल है, कई मरतबा बता चुका हूँ आपको मैं। मल्टीप्लाई डिवाइड करें, वेलोसिटी टर्मिनल आ गई मीटर पर सेकंड में। बारीकी बस यहाँ पे थी, अगर ये समझ में आ गई तो ये क्वेश्चन आसान है। इसके बाद जनाब 7.4। अच्छा, जो एग्जाम्पल मिसिंग होंगी या तो वो बिल्कुल ही बच्चों वाली होंगी या अननेसेसरी होंगी। आप लोग मुझे जानते हैं JJC और सर जव्वाद को, अब जान चुके हैं, नहीं तो कि अननेसेसरी या मैं आपका टाइम ज़ाया करने के लिए सिर्फ गाइड बुक नहीं बनवाऊँगा, काम की बात करूँगा जो इम्तिहान में और ज़िंदगी में काम है, सही है। 7.4 पेज नंबर 153। वाटर लीव द जेट। अच्छा, ये उसका सवाल आ गया बर्नौलीज़ इक्वेशन का। वो कह रहे हैं कि एक हॉरिजेंटल होज है यानी पाइप है, इसमें से पाइप में से पानी निकल रहा है बाहर। अब हॉरिजेंटल बोलने में बहुत काम की बात आ गई, यानी ये आसान हो गया न्यूमेरिकल, क्योंकि अगर लेवल बदलता है, हमने थ्योरी पढ़ी हुई है, लेवल अगर बदलेगा यानी नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे पानी आएगा तो प्रेशर जो है वो चेंज हो जाएगा और
हाइट भी चेंज हो जाएगी। अब चूँकि यहाँ पे एक ही लेवल पर है तो इसका मतलब हाइट इसकी कांस्टेंट हो जाएगी, हाइट चेंज नहीं होगी। सही है जी। तो यहाँ पे दोनों हाइट हो गई h1 h2 बराबर h के। ये हो गई बात इस हॉरिजॉन्टल से। अब जो निकल रहा है पानी वो 10 मीटर पर सेकंड से निकल रहा है, ठीक है। और हौज के अंदर जो पानी है उसकी रफ्तार जो है 0.4 है। अब प्रेशर विद इन द होज मालूम करने कह रहा है। अब ज़रा ख्याल रखिएगा कि अगर ये विद इन द होज है, ये वाली जगह, तो अगर आपने विद इन द होज को, चूँकि जिक्र में बाद में आया होज, तो इसको 2 बोलूँगा मैं, और जो लीव करेगा उसको 1 बोलूँगा। यानी जो निकल रहा है पाइप्स को लीव कर रहा है, होज को लीव कर रहा है, वो 1 2, क्योंकि इसमें जो 1 1 2 2 है, अगर ये गलत हो गया तो सारा काम गलत हो गया। समझे बात? अब नहीं समझे तो देखें। हॉरिजॉन्टल हॉज की लीविंग पोजीशन की वेलोसिटी 10 है, तो देखें v1 लिखा मैंने 1 लीविंग का, सही है, और 2 जो है विद इन का, यानी इनसाइड का। अब इसलिए इनिशियल फाइनल लिख दें या विद इन या आउटसाइड लिख दें लीविंग। तो अब मैंने v1 v2 10 और 0.4 लिया। अब इसका रिस्पेक्टिव आपको ध्यान करना है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो जो है बाहर होगा, यानी पाइप से पानी जब निकल जाएगा हवा के अंदर, तो वो जो प्रेशर है वो लीविंग है। अब लीविंग वाले को देखें मैंने 1 लिखा, इसका मतलब है वो जो पूछ रहा है प्रेशर विद इन द होज, इसका मतलब है 2 पूछ रहा है। अब अगर ये बात मेरी समझ में आ गई तो ये न्यूमेरिकल हो जाएगा कैलकुलेशन में पुट एंड गेट का, कि 1 1 कहाँ कहाँ रखेंगे हम। अब बर्नौलीज इक्वेशन याद है कि प्रेशर इज कांस्टेंट थ्रू आउट द फ्लो ऑफ अ फ्लूइड, तो 1 1 1 2 2 2, P1 H1 V1, P2 H2 V2। अब इसमें हाइट सेम है क्योंकि हॉरिजॉन्टल होज है, तो H1 H2 को H ले लेंगे तो ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। H1 और H2 इक्वल ले लिए H के, तो इसका मतलब ये दोनों इज इक्वल टू के दोनों तरफ से कैंसिल हो गए, जो बचा वो लिख दिया। ठीक, प्रेशर चाहिए तो आप लोग जानते हैं कि किस तरह सर जब बात कराते हैं, जो चाहिए उसको एक तरफ कर लें। P2 विद इन द होज वाला पूछ रहा था, तो P2 को अननोन कर दें तो P1 दूसरी तरफ जाके हो जाएगा, यानी अब P2 हमें चाहिए ये वाला, तो इसको हम इधर ही छोड़ देते हैं। इस वाले हाफ रॉ वाले को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। सही यहाँ तक? अब गौर करें तो ये इधर जाके हो गया माइनस। अब वैल्यू पुट करें, P1 की जगह जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है केमिस्ट्री में पढ़ा होगा 1 एक्सपोनेंट 5, वो रख देंगे न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। न्यूटन पर स्क्वायर मीटर ही को पास्कल कहते हैं, मालूमात भी आ रही है भाई। सही है, हाफ कॉमन ले लें, रॉ कॉमन ले लें ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए, वरना 2 दफ़ा पुट करना पड़ेगा, 2 दफ़ा कैलकुलेटर में फीड करना पड़ेगा। सही है जनाब। अब इसमें हमने वैल्यूज़ पुट कर दी। डेंसिटी ऑफ वाटर पिछले सवाल में भी आई थी, 1000 रख दी, और V1 V2 बस ख्याल रखिएगा 1 लीविंग है 2 विद इन है, तो 1 की जगह हमने रखा 10 और जो विद इन है 0.4 वो रखा। अच्छा फ़र्ज़ करें आप उल्टा रख दें, एक मिसाल दे रहा हूँ, होना नहीं चाहिए क्योंकि सर समझा रहे हैं बिल फर्स्ट। प्रेशर नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि छोटे में से बड़ा माइनस हो जाएगा, गलती पकड़ में आ जाएगी, लेकिन गंदगी मचेगी। इरेज़र यूज़ करेंगे, रिमूवर यूज़ करेंगे, उससे अवॉइड करें। पहले ही अटैम्प्ट में बिल्कुल श्योर हो गए क्या करना है। सही है, माइनस किया ब्रैकेट वाले को पहले, 10 का स्क्वायर 0.4 का स्क्वायर माइनस, फिर मल्टीप्लाई कर दिया तीनों को, ये यानी ये। इसके बाद अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, बॉड मास आप जानते हैं, इसको मल्टीप्लाई किया, इसको प्लस किया। ये अब आमतौर पे आपने देखा होगा फिजिक्स फर्स्ट ईयर की जो नई बुक है उसमें राउंड ऑफ टेक्निक बहुत चल रही है, तो अब इसमें तकरीबन 1,50,000 के करीब आ रहा है, तो इन्होंने इसको 499 को राउंड करके 1.5 लिख दिया। ज़रूरी नहीं है। अच्छा एक चीज़ बता दूं, अगर आपके आंसर कैलकुलेटर में बिल्कुल सही फीडिंग से आ रहे हैं तो आप उस आंसर को बिल्कुल यकीन से बोर्ड एग्ज़ाम में लिखें, नंबर नहीं कटेंगे। यहाँ तो हम बुक का मैच करने के चक्कर में रहते हैं तो राउंड ऑफ करते हैं। सही जा रहा हूँ? तो ये 7 की इम्पॉर्टेंट तरीन 2 एग्जाम्पल हो गई। अब आ गया चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम था इलेक्ट्रिक फील्ड्स। इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें कूलम लॉ वगैरह आएगा, तवज्जो रखिएगा। अब इसमें 8.1 पेज नंबर 164 पे पहली एग्जाम्पल है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जिक्र है, हाइड्रोजन एटम। केमिस्ट्री वाले अगर मुझे देख रहे हैं, प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल, वो भी देख लें। हाइड्रोजन एटम का जो प्रोटॉन होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, और जो उसका इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के बाहर होता है। ऐसे ही है। अब जो रेडियस होगा वो इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस होगा, यानी जिसको हम रेडियस ऑफ ऑर्बिट कहते थे, बॉहर
ऑर्बिट। कंप्यूटर साइंस वाले परेशानियों में केमिस्ट्री वालों को रिवीजन करवा रहा हूँ, सही है। सेपरेटेड बाई का मतलब हो गया ये रेडियस हो गया, डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स हो गया, आर हो गया मीटर में, नो कन्वर्जन। अब वो कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फोर्स बताएं, ग्रेविटेशनल फोर्स बताएं और कंक्लूजन बताएं। इसका बस तीसरा पार्ट है मज़ेदार, बाकी दो पार्ट हैं पुट एंड गेट के। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव क्योंकि नेगेटिव पार्टिकल है, प्रोटॉन का चार्ज होता है पॉजिटिव क्योंकि पॉजिटिव पार्टिकल है। के कूलम्स कांस्टेंट गिवन भी हो सकता है, नहीं भी, ये याद कर लीजिएगा 9 एक्सपोनेंट 9। जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, ये भी याद कर लीजिएगा, गिवन हो भी सकता है, नहीं भी 6.67 एक्सपोनेंट -11। न्यूटन मीटर स्क्वायर कॉमन, इसमें कूलम स्क्वायर क्योंकि ये चार्जेस के लिए होता है और ये किलोग्राम स्क्वायर क्योंकि ये मासेस के लिए होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये गिवन है, मास ऑफ प्रोटॉन ये भी गिवन है किलोग्राम में। अगर ग्राम होता तो साइड पे लिख लें, 1000 से डिवाइड करते तो किलोग्राम बन जाता। ओके, अब 3 चीज़ें पूछ रहे हैं, लिख दी। ई फॉर इलेक्ट्रिक, जी फॉर ग्रेविटेशनल, कंक्लूजन तो वर्डिंग में होगा, सही। कूलम लॉ का फॉर्मूला याद है, गुड। ओरिजिनल फार्मूला था के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे क्योंकि पर्टिकुलर चार्जेस हैं इलेक्ट्रॉनिक और प्रोटॉनिक, तो हम E और P, आप 1 और 2 भी लिख सकते हैं, नो टेंशन, लेकिन E फॉर इलेक्ट्रॉन, P फॉर प्रोटॉन, सही। वैल्यूज़ रखी, माइनस इंटू प्लस हो गया माइनस, पूरा को मल्टीप्लाई किया कैलकुलेटर में, न्यूमरेटर अलग, डिनोमिनेटर में R जो दिया हुआ था उसका स्क्वायर किया, एहतियात से स्क्वायर का बटन दबाइएगा। अब डिवाइड करा, लेकिन उसने पूछा था मैग्नीट्यूड, अटेंशन, मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसलिए अब हम आंसर में मैग्नीट्यूड के लिए पॉजिटिव लिखेंगे कि मैग्नीट्यूड इज, ये वाला हिस्सा इसका मैग्नीट्यूड हो गया। माइनस ये बताता है कि ये अट्रैक्टिव फोर्स है, माइनस यहाँ पे ये बता रहा है कि ये अट्रैक्टिव फोर्स है क्योंकि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये बारीकी लिख लें साइड पर। अगर प्लस में आंसर हो जाता तो हम कहते हैं ये रिपल्सिव फोर्स है क्योंकि प्लस प्लस मल्टीप्लाई में प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस हो जाएगा, यानी सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। दूसरा पार्ट याद ताज़ा हो रही होगी आप लोगों में मैट्रिक 9 की कि ग्रेविटेशनल फोर्स न्यूटन के ज़रिए आता है। अच्छा, मैं JJC इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको भी पता चल जाए हमारा, और दूसरा इसलिए कि जो चोरी हो रही है मेरी वीडियो के मैटर का अंदाज़, वो ज़रा आप लोग कॉन्शियस हो के सर जवाब का ओरिजिनल आइडिया है। जी की वैल्यू, सबकी वैल्यू रख दी। अच्छा, इतना हिस्सा तो लग रहा है कि सेम है, लेकिन इसमें मासेस रखने हैं ख्याल से, यहाँ पे चार्जेस रखने हैं, यहाँ पे मासेस रखने हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स में मास आते हैं। अब एहतियात से ऊपर न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई, नीचे स्क्वायर आता है ना, वही कैलकुलेटर में फीडिंग। ये एक्सपोनेंट का बटन यहाँ पे होता है आंसर के बराबर में, ये यूँ जैसे 9.11 एक्सपोनेंट, बस ये हो गया एक्सपोनेंट। अब -31, माइनस यहाँ से उठाइएगा, ये भी उठा सकते हैं, लेकिन ये वाला जो लेफ्ट पे सेकंड बटन है 31, सही है। मल्टीप्लाई 1.67 एक्सपोनेंट, ये वाला माइनस सेकंड बटन 27, ये माइनस सब्ट्रैक्शन का होता है, ये माइनस नेगेशन का होता है, नॉलेज भी दे रहा हूँ। मल्टीप्लाई 6.67 एक्सपोनेंट -11, देख लें भाई स्क्रीन पे आ गया भाई, ओके बोले, वेरी गुड, ऐसे करें थम्स अप। -40, इस तरह इसका स्क्वायर करना भी सीख लें। 5.3 एक्सपोनेंट -11, स्क्वायर वाला बटन ये होता है, ये दबा देंगे स्क्वायर आ जाएगा, ये देखिए स्क्वायर आ गया, यानी ऊपर से थर्ड बटन जहाँ पे माइनस से ऊपर वाली रो है उसका तीसरा, स्क्वायर भी आ गया भाई, गुड। तो ये सिखा भी दिया सर ने आपको, कैलकुलेटर भी थोड़ा सा, वैसे तो आता ही है माशाल्लाह आप लोगों को फर्स्ट ईयर में। अब मल्टीप्लाई डिवाइड करके जो आया वो न्यूटन में आ गई फोर्स। अब उसने पूछा था कंक्लूजन, थर्ड पार्ट याद है, कंक्लूजन भी बताएं बेटा कि कंक्लूजन क्या है इन फोर्सेस के बारे में। अब अगर आप लोग देखें तो इसके ऊपर पावर है -8, ठीक है, याद रखिएगा, और इसके ऊपर पावर है -47, ठीक है। अब जिनको मैथ्स आती है, नहीं भी आती वो भी सीखें कि माइनस में जितनी बड़ी गिनती होगी उतनी छोटी होगी, माइनस में जितनी बड़ी गिनती होगी उतनी छोटी होगी। तो इसका मतलब है कि ये वाला रिजल्ट जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स का है वो इंतहाई लेसर देन स्मॉलर है, ठीक है। इससे कंक्लूड ये हो गया कि इलेक्ट्रिक फोर्स इंतहाई स्ट्रॉन्गर है और ग्रेविटेशनल फोर्स इंतहाई वीकर है। एक चीज़ साइड पे लिख लें मालूमात के लिए, जैसे मासिव बॉडीज़ होती है ना, जैसे सूरज है, सन, ज़मीन है, अर्थ,
इनकी जो है ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा आएगी क्योंकि उनके मासेस बहुत हैवी हैं। जो पार्टिकल्स होते हैं ना, माइन्यूट बॉडीज़, उनकी हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा आती है, इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा आती है क्योंकि वो चार्जेस हैं। ये MCQs में, ITQs में भी आ जाएगा, याद करके लिख लें कि सर ने इजाफी मालूमात दी कि चार्ज बॉडीज़ की इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होती है और मटेरियल मासिव बॉडीज़ की ग्रेविटेशनल फील्ड या फोर्स स्ट्रॉन्ग होती है। 8.2 दूसरी एग्जाम्पल है, ये भी तकरीबन पिछली जैसी, जल्दी जल्दी कर लें। इसमें कहें दो पॉजिटिव चार्जेस हैं जिनके इक्वल मैग्नीट्यूड हैं, इसका अंदर दोनों एक जैसे होंगे तो हम दोनों Q1 Q2 को Q ले लेंगे। जैसे अब ये एक हमने चैप्टर 7 का होस वाला किया तो हाइट सेम थी तो H1 H2 को H ले लिया था। इसमें चार्जेस इक्वल हैं तो Q1 Q2 को Q ले लेंगे। समझ में आ रहा है? गुड। अब इक्वल चार्जेस हैं, दोनों पॉजिटिव हैं तो इसका अंदर रिपेल होगा, जो पीछे बताया था। डिस्टेंस 50 R हो गया, R को सेंटीमीटर से मीटर बना लेंगे, 100 से डिवाइड, क्योंकि 1 मीटर हैज़ 100 सेंटीमीटर। क्या हो गया? फोर्स गिवन है 0.1 न्यूटन की, यानी पिछले सवाल का रिवर्स है, लेकिन इसमें दो पार्ट पूछ रहा है। एक पार्ट में तो कह रहा है वैल्यू ऑफ चार्ज, वो तो कूलम लॉ से आ जाएगा, Q अननोन होकर, सही है। लेकिन एक और चीज़ भी पूछ रहा है कि अगर इन्हीं चार्जेस को हम एक इंसुलेटिंग लिक्विड में किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में डाल दें, इंसुलेटिंग मीन्स डाइलेक्ट्रिक, इंसुलेटिंग इज डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक वो होता है जो खुद तो चार्ज ना हो लेकिन उसके ऊपर चार्ज आ सकता हो। इंसुलेटिंग मीडियम जैसे वैक्स है, प्लास्टिक है, पेपर है, ये सब जो है खुद कंडक्टर नहीं है लेकिन दे कैन बी इंड्यूस्ड टू हैव चार्जेस ऑन देम, दैट इज कॉल्ड इंसुलेटिंग मीडियम और डाइलेक्ट्रिक। अब वो कह रहे हैं कि ऐसे मीडियम में डाल दें जिसकी परमिटिविटी 5 टाइम्स हो वैक्यूम से। तो अब ये पता हो कि भाई वैक्यूम परमिटिविटी का निशान क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट, और लिक्विड बोला है तो लिक्विड परमिटिविटी एप्सिलॉन, वरना असली सिंबल इसका ये होता है रिलेटिव परमिटिविटी का R फॉर रिलेटिव परमिटिविटी। ये उस वक्त इस्तेमाल करते हैं हम जब कभी भी कोई वैक्यूम और एयर के अलावा चीज़ हो, कुछ भी, वाटर हो, लिक्विड हो, ग्लिसरीन हो, पेपर हो, वैक्स हो, कुछ भी हो अदर देन एयर वैक्यूम, तो हम ये इस्तेमाल करते हैं एप्सिलॉन R या एप्सिलॉन ऑफ दैट सब्सटेंस। लिक्विड लिखा था तो हमने लिक्विड लिख दिया, R लिख सकते हैं, लिखा नहीं, सही है। जो पूछ रहा है वैल्यू ऑफ चार्ज Q, फोर्स पूछ रहा है F ऑफ लिक्विड क्योंकि द चार्जेस आर नाउ प्लेस इन लिक्विड। कूलम लॉ लगाएं जल्दी से, रिवर्सल है, रिवर्सल का मतलब है अब जो चीज़ चाहिए वो इज इक्वल टू की दूसरी तरफ है तो हम पहले इक्वल चार्जेस की वजह से Q1 Q2 को Q ले लेंगे, सही है। Q1 Q2 हो गया Q, तो Q हो गया Q स्क्वायर, सही जा रहा हूँ। Q स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई में FR स्क्वायर अपॉन K हो गया, वैल्यू पुट कर दें, R कन्वर्ट करने वाला, मल्टीप्लाई डिवाइड, जो रिजल्ट आया पेज पलटने से पहले बोले क्या होगा, ये होगा JJC, ये नहीं होगा भाई, ये होगा कि इसका स्क्वायर रूट लेंगे, इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे तो Q स्क्वायर से Q आ जाएगा, स्क्वायर रूट। अच्छा, वर्डिंग लिखना ज़रूरी नहीं होती मैथ्स की तरह इसमें, लेकिन अगर चाहें तो लिख भी सकते हैं कि स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, तो Q स्क्वायर रूट से बाहर आके Q हो गया और इसकी वैल्यू रूट में, रूट का बटन वहीं पे होता है जहाँ पे स्क्वायर रूट स्क्वायर होता है। जैसे अब स्क्वायर रूट लेना है आपको तो देखेंगे स्क्वायर रूट आ गई, ये वाला सेकंड बटन स्क्वायर रूट का है, थर्ड बटन स्क्वायर का है, फोर्थ बटन जो है पावर लेने का, यानी पावर क्यूब लेनी है, 4 लेना है, ये सीख लें। ये स्क्वायर रूट का है, ये स्क्वायर का है और ये एनी पावर, nth पावर 3 4 5। तो अब रूट लेना है मुझे, तो ये सेकंड बटन आ गया, रूट आ गया स्क्रीन पे 2.78 एक्सपोनेंट -12, देख ले भाई, आ गया भाई जवाब 1.6। अच्छा, 6 को राउंड कर दिया 67, ठीक है, एक्सपोनेंट -6 था। अब -6 इज माइक्रो, -3 आ जाता तो मिली, -9 आ जाता तो नैनो, -12 आ जाता तो पीको। देखा सर जब बाद ने टाइम ख़राब कर दिया आपका, नहीं बेटा समझा रहा हूँ, टाइम क्यों ख़राब हो गई, बारीकियाँ काम आ जाएंगी कहीं भी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आगे। तो अब इस -6 को लिख दिया माइक्रो कूलम, बाकी की ज़रूरत पड़े तो लिस्ट आ गई। अब इंसुलेटिंग मीडियम में डाल दिया तो एक चीज़ बड़ी आसान सी बता दूं आपको, किसी इंसुलेटिंग मीडियम में आने से फोर्स कम हो जाती है, सिंपल एज दैट, और उतने टाइम्स कम हो जाएगी जितना उसका परमिटिविटी कांस्टेंट होगा। ये लेकिन इसका 5 टाइम्स है ना,
5 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा, ये देखिए सिंपल, यानी 5 टाइम्स रिड्यूस यानी 1/5 हो जाएगा, ये देखें। यानी अगर इसको MCQ या एप्टीट्यूड टेस्ट में करें तो 0.1 को 5 टाइम्स कम कर देंगे। 0.1 डिवाइडेड बाई 5 कितना आया बताएं? 1/10। अच्छा ये अपॉन में आ जाए तो ये SD वाला बटन दबाया करें, ये फ्रैक्शन को डेसिमल करता है, डिलीट से ऊपर वाला बटन ये देख कर दिया उसने डेसिमल 0.02। अब जैसे फर्ज करें 4 टाइम्स होता परमिटिविटी तो आप MCQs बना लें, 0.1 को डिवाइड बाई 4 कर दें तो 4 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा, ये देखें कितना हो गया 0.10 होता, 3 होता जितना, और ये खुद 0.1 ना हो, जितनी भी फोर्स होगी ना इन एयर या वैक्यूम उस मीडियम में, लिक्विड में या एल्स जाकर उतने टाइम्स रिड्यूस हो जाएगी फोर्स। सिंपल, आसान सी बात, समझ गए बात? इसमें एप्सिलॉन नॉट इसलिए नहीं लिखा कि वो उसके टाइम्स है तो उतने टाइम्स रिड्यूस हो गई। चले भाई 8.4, 8.3 अननेसेसरी होगी या ज़रूरत नहीं है उसकी। फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉपिक बदल रहे हैं। वो दोनों जो एग्जाम्पल थी वो कूलम्स लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड की थी, इलेक्ट्रिक फोर्स की, ये इंटेंसिटी की है। इंटेंसिटी का निशान E होता है, सही है, नोट करते रहे थ्योरी भी। अब वो कह रहे हैं कि इंटेंसिटी बताएं उस जगह जहाँ पे फोर्स जो है वो इक्वल टू वेट हो जाए। अब मास ऑफ प्रोटॉन, अच्छा यहाँ पे 2 मासेस नहीं है तो M लिख दिया, वरना आप MT लिख सकते हैं अगर चाहें तो, ज़रूरत नहीं है। अगर यूँ लिख देंगे P इक्वल, वहाँ पे 2 थे एग्जाम्पल 1 में, इसलिए हमने वहाँ पे MP और ME लिखा था इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का। इंटेंसिटी का सिंबल E है, इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये आ गया, लिस्ट बनाए कि कूलम लॉ का आ गया, ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल लॉ का आ गया, ये एक आ गया, सही है। फोर्स इज वेट, क्योंकि उसने कहा बैलेंस बाई वेट इज वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है, बोले हाँ, तो वेट इज फोर्स और इट इज बैलेंस बाई, काउंटर बैलेंस बाई इलेक्ट्रिक फोर्स, सही है। तो ये प्रोटॉन के ऊपर बैलेंस फोर्सेस आ गई, वेट डाउनवर्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड, सही। अब वेट इज mg, q इज q, चार्ज, पुट एंड गेट, m का मास रख दिया, g का 9.8, मल्टीप्लाई करेंगे अलग, फिर जो जवाब आएगा उसको करेंगे डिवाइड अलग। ये तो पक्का कर लिया था कि मैं 4 मार्क्स के इम्तिहान के लिए पढ़ा रहा हूँ, मैं वो यूट्यूबर नहीं बन गया भाई कि मैं पक्का टीचर बन के कोशिश कर रहा हूँ पढ़ाने की, कि हाउ टू प्रेजेंट इन एग्ज़ाम टू सिक्योर 4 मार्क्स आउट ऑफ 4 मार्क्स। हेडिंग वेडिंग देख लें, प्रेजेंटेशन देख लें, रिजल्ट लिखने का तरीका, नहीं तो रिजल्ट की हेडिंग लिख कर देख लें, समझ गए। फोर्स न्यूटन में, चार्ज कूलम में, तो यूनिट्स आ गए न्यूटन पर कूलम। इसके एक और यूनिट्स भी होते हैं, वो उस वक्त लगते हैं जब हम पोटेंशियल ग्रेडियंट लगाते हैं वोल्ट पर मीटर। देख रहे हैं मालूमात भी आ रही है, तब ये वीडियो सर की जा रही है ना भाई आपके पास नॉलेज के साथ, वरना कितने लोग आपको फिज़िक्स पढ़ा रहे होंगे भाई। आप लोग तय कीजिएगा कि सर जब बात कुछ अलग कर रहे हैं या सब अपना अपना काम कर रहे हैं। 8.7, अच्छा इसमें बहुत सारी एग्जाम्पल हैं, लेकिन ज़्यादातर एग्जाम्पल जो हैं वो हल्की हैं या बहुत ही भारी हैं, तो वो अच्छा अगर आपको शक आ रहा है कि सर आप छोड़ छोड़ के करा रहे हैं तो यू कैन बिलीव मी एंड JJC के इंशाल्लाह सर आपके मुस्तकबिल से नहीं खेलेंगे, आप अपने तौर पे प्रैक्टिस करें इन्हीं एग्जाम्पल्स की, तो इंशाल्लाह कोई ख़तरे की बात नहीं है। अल्फ़ा पार्टिकल डबल चार्ज रखता है, क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल आर हीलियम न्यूक्लियाई। हीलियम न्यूक्लियाई केमिस्ट्री वालों का भी रिवीजन आ रहा है। हीलियम न्यूक्लियाई वो होते हैं जिस पे डबल पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इस पर डबल चार्ज का मतलब जो हमारा एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का था वो मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा, सही। उसको कह रहे हैं कि एक टर्मिनल से मूव किया दूसरे टर्मिनल तक, यानी यूँ समझें ऐसा, यहाँ से इसको मूव किया A टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल B तक। अब इस टर्मिनल पे अगर VA या V1 है तो इस टर्मिनल पे VB या V2 है, यहाँ से यहाँ मूव किया इसको। अब वो कह रहा है कि बताओ कि कितनी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो गई। ये टॉपिक बदल गया, तीसरा टॉपिक आ गया। पहला हो गया कूलम लॉ, दूसरा हो गया इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, तीसरा आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। U जो है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। वरना जो हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है चैप्टर 5 वो mgh होता है, सही है। तो इसमें V1 V2 दो वोल्टेज या पोटेंशियल दिए थे वो ले लिए। आप इसको VA VB भी ले सकते हो,
अगर पॉइंट को ए भी सोचो, वरना ये ऑप्शनल है। सही है। अब ये आया कहाँ से सर? ये आया बेटा यहाँ से, कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज रेट वर्क डन ऑन द चार्जेस। अब यहाँ पे अगर वर्क डन देखें तो वर्क डन जो है वो हमारी एनर्जी है। सही है। यहाँ पे एनर्जी का निशान U है। तो अब बताएं खुद ही क्या हुआ यहाँ से, U इज इक्वल टू क्यू वी। देखा, इसकी हिस्ट्री ये है पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन, कि पोटेंशियल डिफरेंस इज द रेट ऑफ वर्क, रेट बार बार मुँह में आ रहा है, सॉरी, वर्क डन ऑन द चार्जेस। ठीक है। अब तो पोटेंशियल हो गया डेल्टा V इज V2 माइनस V1। V2 V1 की वैल्यू रखें। अच्छा, V2 जो है ये 0 है, तो 0 ये इधर रखिएगा, मैं रख चुका था तो मैंने इरेज नहीं किया। 0 माइनस दिस, तो 0 माइनस दिस इज माइनस, माइनस इंटू प्लस इज मल्टीप्लाई माइनस। अच्छा, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी मैग्नीट्यूड में पॉजिटिव रहेगी, ये ख्याल रखिएगा, यानी मैग्नीट्यूड बताना है। अब आप लोग सोचोगे सर इसमें लिखा हुआ तो नहीं है। चेंज के लफ्ज़ में आपको ये देखना है कि हायर से लोअर पोटेंशियल गया है या लोअर से हायर पोटेंशियल, ये ध्यान रखें, साइड पे लिखें। अगर हायर से लोअर पोटेंशियल जाएगा ना चार्ज, हायर टू लोअर पोटेंशियल, ये देखें, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, इसका ये मतलब है कि ये वाला V ज़्यादा हो और ये वाला V कम हो, तो नेगेटिव चेंज होगी, क्योंकि जवाल आ गया। सही है, यानी कि उरूज का जवाल, इसलिए नेगेटिव। लेकिन अगर कहता 0 टर्मिनल पे है और हायर 6.5 या एनी वैल्यू जो 0 से अबव हो उस पे जा रहा है, तो ये पॉजिटिव चेंज आएगी, क्योंकि उरूज हो रहा है, तरक्की हो रही है। तो बारीकियाँ समझ रहे सर, आपको देंगे, समझा रहे हैं। तो ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 8 की। इसमें काफ़ी सारी एग्जाम्पल है, परेशान नहीं हो, थोड़ी वीडियो लंबी होगी, लेकिन आज जो है कंक्लूडिंग है ये कि चैप्टर सारे 13 तक इंशाल्लाह हम पहुँचेंगे। 8.8, अच्छा, ये पिछले सवाल का, ये जल्दी से करें, खुद ही करें। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसी का टॉपिक है। सही है। अच्छा, कह रहे हैं कि कार्बन एटम के तमाम इलेक्ट्रॉनों को निकालना है, तो केमिस्ट्री वाले ज़रा चौकन्ना हो जाए। कार्बन ये होता है जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, यानी इसके 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर गिव द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको एटॉमिक नंबर कहते थे केमिस्ट्री में। डू यू रिमेंबर? गुड। 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 इलेक्ट्रॉन पे 6 टाइम्स चार्ज होगा। जैसे अभी हीलियम या अल्फा पार्टिकल थे तो उस पर डबल चार्ज था, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 टाइम्स चार्ज हो जाएगा, तो 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा वो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ठीक है। इसमें उसने एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है। इसका मतलब पिछले सवाल का रिवर्स हो गया। पिछले में पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ था V1 V2, हमने निकाला था माइनस, इसमें उसने पूछा हुआ है। ठीक है। अच्छा, K फॉर किलो, किलो का मतलब 1000, लेकिन आगे बोले K को मत डिस्टर्ब करें, वो K ही रहेगा। EV में से E को अलग कर लें। E का मतलब चार्ज, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ द एनर्जी यूनिट। सही है। एटॉमिक पार्टिकल्स की एनर्जी का यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन द चार्ज, देखिए ये आ गया उसकी वैल्यू 120 अपनी जगह रहा, E की वैल्यू यहाँ से आ गई ये, तो V अपनी जगह बच गया, तो हो गया KV। कुछ समझे कहानी? ये इसमें समझने का था कि किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किलो वोल्ट कैसे बनाए, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी अगर किलो वोल्ट में होगी तो ऑटोमेटिक पोटेंशियल डिफरेंस किलो वोल्ट में आ जाएगा, क्योंकि अगर आपने इसको जूल बना दिया तो आपको यहाँ पे दोबारा कन्वर्जन करनी पड़ जाएगी। ये सिर्फ समझे बात, क्योंकि हम जानते हैं कि एनर्जी जूल में होती है, लेकिन यहाँ ये सर ने क्या चला दिया, रॉकेट नहीं चलाया, समझाया कि किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किलो वोल्ट बना देते हैं, क्योंकि अगर ये किलो वोल्ट बन गया तो आंसर किलो वोल्ट में आ जाएगा। समझे बात? क्योंकि चार्ज जो होगा वो कूलम में ही होगा, तो किलो वोल्ट में आंसर आ गया। तो ये इसकी कन्वर्जन की टेक्निक हुई कि E फॉर इलेक्ट्रॉनिक, तो इलेक्ट्रॉन चार्ज 1.6 एक्सपोनेंट -19। अब इसके पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूले में रखें, ये जो है 1.90 ऊपर, और चार्ज कौन सा, जो कार्बन का है। अच्छा, इसमें अब कार्बन बोल दे, हीलियम बोल दे, नाइट्रोजन बोल दे, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे ना उतने टाइम यहाँ पे कीजिएगा। अब जैसे कार्बन का बोला है तो कार्बन के ये 6 इलेक्ट्रॉन हुए, कोई और एटम बोल देता, ऑक्सीजन के 8 हो जाते, तो यहाँ पे 8 टाइम्स वाला वैल्यू आती है। सही है। डिवाइड किया, आ गया आपका किलो वोल्ट में। बड़ी गिनतियाँ हो तो किलो वोल्ट में, वरना
छोटी गिनतियाँ मतलब वोल्ट में हम लिख सकते हैं। तो ये है जनाब इलेक्ट्रिक फील्ड के एग्जाम्पल, तगड़ी एग्जाम्पल। अब चैप्टर 9 आ गया, जिसकी एक ही एग्जाम्पल काम की है बुक में, और वो है कैपेसिटर। चैप्टर के नाम भी देखते रहे, ये कैपेसिटर है चैप्टर 9। चैप्टर 8 जो गुजर गया वो इलेक्ट्रिक फील्ड्स था, उससे शुरू जहाँ से हमने किया था आज का लेक्चर वो फ्लूइड डायनामिक्स था। गॉट इट। अब कैपेसिटेंस का फॉर्मूला याद करें भाई। अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम में हो, अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम में नहीं होता, एयर में होता, तो इसका फॉर्मूला होता है ये A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। कुछ लोग यूँ भी लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी बराबर बात मल्टीप्लाई इज कम्यूटेटिव, मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। ओके। स्क्वायर मीटर में एरिया होता है, क्योंकि दो प्लेटें होती हैं कैपेसिटर की, तो उसका एरिया होगा। डिस्टेंस सेपरेशन उसका डी होता है, मीटर में सेंटीमीटर होता है, तो कन्वर्ट करना पड़ता है। रिलेटिव परमिटिव, अब देखें यहाँ पे उसने सिर्फ ये बोला डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, ना लिक्विड बोल रहा है, ना ग्लिसरीन बोल रहा है, ना पेपर, ना वैक्स, तो हम यहाँ पे एप्सिलॉन आर लिख दिए, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था चैप्टर 8 में। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये आपको याद हो, यहाँ पे ज़रूरत पड़ रही है। क्यों? क्योंकि रखेंगे तो कैपेसिटेंस गिनती में आएगा, वरना वहाँ पे रिलेटिव परमिटिविटी इन टर्म्स ऑफ तो यहाँ पे जो है इसलिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू रखनी पड़ेगी, क्योंकि उस सवाल में इन टर्म्स ऑफ वैक्यूम परमिटिविटी दिया था, इसमें नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए हमें उसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो 4 है। अच्छा ये भी नॉलेज दे दूँ कि आमतौर पर रिलेटिव परमिटिविटी जो होती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है 1 से बड़ा होता है, 2, 3, 4 कुछ भी हो। सही है। अब इसकी वैल्यू रखें, मल्टीप्लाई करें अलग, डिवाइड करें अलग, और कैपेसिटेंस इन फैराड। अगर यहाँ पे 10 की पावर -9 आ जाता तो हम नैनो फैराड लिख सकते थे, लेकिन नहीं आया, तो इसलिए हम इसको फैराड लिख देंगे एज इट इज़। कैपेसिटेंस का सिंबल होता है C। ओके, स्पीड पकड़ लें भाई। चैप्टर नंबर 10 आ गया, जिसका नाम था DC सर्किट्स। चैप्टर 9 में एक ही काम की जो है एग्जाम्पल थी, DC सर्किट्स। DC सर्किट, इसमें अंदर जो है रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, इसके न्यूमेरिकल्स हैं। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस, R क्वेश्चन मार्क हो गया, R रेजिस्टेंस का सिंबल है। 100 मीटर लेंथ ऑफ वायर या कॉयल है, स्क्वायर मिलीमीटर में उसका एरिया है, रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर दिया हुआ है। अच्छा एक चीज़ बता दूं, टेम्परेचर जो है ये शो पीस होगा दिखाने के लिए कि इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के लिए क्या है, इसलिए इसका यूज़ नहीं होगा कैलकुलेशन में। तो L दिया हुआ है, वो रख दिया। स्क्वायर मिलीमीटर को कन्वर्ट कैसे करते हैं, ये देखिए भाई, स्क्वायर मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर को मीटर ले जाना हो तो क्या करते थे हम, डिवाइड बाई बोले 10 की पावर 3। तो अब इस पर अगर स्क्वायर आ जाए और इधर स्क्वायर पे जाना हो तो कहें 10 की पावर 3 का स्क्वायर, यानी हमें डिवाइड करना पड़ेगा 10 की पावर 6 से। तो डिवाइड जो है वो मल्टीप्लाई में चला गया -6, समझे। यानी कभी सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो डिवाइड बाई 10 की पावर 4 करेंगे, यानी दूसरे लफ्ज़ों में मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -4। सही। तो यहाँ पे स्क्वायर मिलीमीटर है तो कन्वर्जन, यानी ऐसा यूनिट चल रहा है, ये ध्यान रखें, बारीकियाँ सारी। ओके, अब ये फार्मूला संभालें, लिस्ट बनाते हैं। बॉक्स करता हूँ मैं अपने लिए नहीं, आपके लिए, कि फार्मूला क्या है उससे काम करना है। अब रॉ रेजिस्टिविटी गिवन है, L लेंथ गिवन है, एरिया बस एहतियात का कन्वर्जन है, वो मल्टीप्लाई अलग, डिवाइड अलग, ओम में आ गया। अब हम आम तौर पे ज़िंदगी में इतने डेसिमल के आदि नहीं है, तो इसको हम यूँ समझेंगे, ये 1, 2, 3 अगर मूव कर दें इसको समहाउ, तो ये फिजिबल वैल्यू आ जाएगी जिसके हम आदि हैं, यानी कि 100, 1000, तो 688 हो जाएगा 10 की पावर 3 से। तो 10 की पावर 3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मिली ओम हो गया, समझे आप, क्योंकि हमने इसको 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई किया, यानी इसको यूँ समझें कि 1 ओम हैज़ 10 की पावर 3 मिली ओम। जैसे वही है, जैसे अभी मिलीमीटर में 1000, तो मिली ओम, यानी मिली का मतलब है 10 की पावर 3। सही है। बड़े से छोटे में जाएंगे तो मल्टीप्लाई, छोटे से बड़ी क्वांटिटी में जाएंगे तो
बोले डिवाइड, वेरी गुड। उसके बाद जनाब इसी की एक और, अच्छा ये पिछले सवाल का रिवर्सल है, कंडक्टिविटी पूछ रहा है। कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। खुद कर लेंगे, मैं कराऊँ। मिलीमीटर स्क्वायर को वैसे ही कन्वर्ट किया, ठीक। लेंथ सवाल पढ़ते हैं, 20 मीटर लेंथ हो गई एल, स्क्वायर मिलीमीटर में एरिया है ए, रेजिस्टेंस 5 ओम आर। कंडक्टिविटी का सिंबल ये देखें, रेजिस्टिविटी का सिंबल ये होता है, कंडक्टिविटी का ये होता है, यानी ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ये रेजिस्टेंस का कंडक्टेंस रेसिप्रोकल, तो रेजिस्टिविटी की कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल, ठीक है। अब ओरिजिनल फार्मूला रॉ का है 1/सिग्मा हो गया। अब जो चाहिए वो क्रॉस करें, उधर चला जाएगा, आर अपॉन में आ जाएगा। अब पुट एंड गेट है, लेंथ रखें 20, आर रखें 5, ए कन्वर्ट करके ध्यान रखिएगा, कन्वर्जन करके भूल नहीं जाइएगा, ये करना मत भूल जाइएगा, सबसे अहम चीज़ है। कन्वर्जन के बगैर रख दिया, सारी ये खूबसूरती 0। अब डिवाइड मल्टीप्लाई, अब देखिए 10 की पावर 6 आ गई, तो 10 की पावर 6 का मतलब मेगा, 10 की पावर 3 अभी जो पीछे आया था किलो, 10 की पावर 6 मेगा, 10 की पावर 9 गीगा, 10 की पावर 12 टेरा। ओके। अच्छा, ओम मीटर यूनिट्स होते हैं रेजिस्टिविटी के, ये देखें, तो रेजिस्टिविटी के रेसिप्रोकल हुए कंडक्टिविटी के ओम मीटर इनवर्स, लेकिन इसको ओम मीटर इनवर्स को मीटर इनवर्स तो ऐसे ही छोड़ेंगे, लेकिन ये जो ओम इनवर्स होता है ना, इसको कहते हैं सीमेंस। ये फिजिक्स था, इसने बड़ा काम किया था। इसकी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस भी होती हैं, अगर आपने कभी नाम सुना हो, सीमेंस बड़ी मशहूर कंपनी थी। तो ये सीमेंस जो है एस उसका सिंबल है, और ये इनवर्स होता है ओम का, यानी ओम इनवर्स कभी आ रहा हो तो उसको सीमेंस करके लिखना बेहतर है। देखिए सर, किसी सवाल का सिर्फ देखें आंसर, सॉल्यूशन नहीं, बारीकी कुछ बताए तो लगा ना 10 सेकंड। तो ये हो गया चैप्टर नंबर 10। जल्दी से आ जाए भाई 11 पर। 11 क्या था बोले? ऑसिलेशंस। चैप्टर 11 का नाम था ऑसिलेशंस। ऑसिलेशंस में स्प्रिंग कांस्टेंट वगैरह थे। इसमें जो एक एस्ट्रोनॉट की शक्ल बनी हुई है इस पेज पे 233 पे जाके देखिएगा, लेकिन हमें उस शक्ल से कोई मतलब नहीं है। उसमें एक स्प्रिंग, बहुत बड़ी कुर्सी होगी, कुर्सी देखा होगा कुछ स्प्रिंग वाली होती है, वो झूला झूलती हैं, तो इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट बहुत बड़ी वैल्यू का होना चाहिए। आम जो स्प्रिंग होता है घड़ियों में या इस तरह की हल्की चीज़ों में, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट छोटा होता है। मास ऑफ चेयर दिया हुआ है, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन दिया हुआ है, कह रहे एस्ट्रोनॉट जो उस कुर्सी में बैठा हुआ है उसका मास बताएं। अब ज़रा इसमें बस एक बारीकी है कि ये जो हमारा फॉर्मूला होता था T=2π√m/k, तो इसमें m तो एक ही चीज़ होती है मास, यहाँ पे अब दो चीज़ों का मास हो गया, क्योंकि उसमें एस्ट्रोनॉट उस चेयर पे बैठा हुआ है, तो टोटल मास का मतलब है उसके अंदर चेयर का मास भी है और एस्ट्रोनॉट का भी। तो नीचे जाके उसमें से माइनस करेंगे तो एस्ट्रोनॉट का मास अलग होगा। तो हम यहाँ पे पहले टोटल मास निकाल लेंगे एस्ट्रोनॉट प्लस चेयर। जब आ जाएगा तो इस चेयर का जो मास दिया हुआ है 12 किलो 12 kg, उसको माइनस कर देंगे, समझ गए? तो K स्प्रिंग कांस्टेंट का सिंबल। अच्छा K ज़रा ख्याल रखिएगा, 2 K हो गए। चैप्टर 11 में K स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट है, याद करें। अभी चैप्टर नंबर कौन सा गुजरा था? चैप्टर 8, उसमें K कूलम्स कांस्टेंट था। मिक्स ना करें, देखें बारीकी फिर आई सर, जब बाद में फिर बताया कि K यहाँ पे चैप्टर 11 ऑसिलेशंस में स्प्रिंग कांस्टेंट का है। मास ऑफ चेयर, C फॉर चेयर लिखा ताकि A फॉर एस्ट्रोनॉट अलग से हम निकाल सकें, ठीक है। टाइम पीरियड कट कैपिटल T, मास ऑफ एस्ट्रोनॉट पूछ रहा है, A फॉर एस्ट्रोनॉट। फार्मूला ओरिजिनल ये है, टोटल इसलिए लिख दिया ताकि कन्फ्यूजन ना हो। अब जो चीज़ चाहिए वो स्क्वायर रूट के अंदर है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लें। तो 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, रूट बाहर आ गया, ठीक है। फार्मूला मेकिंग करें, ये K उधर क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 पाई स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी ये ऊपर क्रॉस ये नीचे क्रॉस आ गया। अब पुट एंड गेट K की वैल्यू रखें, T की वैल्यू रख के स्क्वायर करें, पाई की वैल्यू। अच्छा पाई की वैल्यू भी कैलकुलेटर में देख लें बहुत यूज़ होती है, ये आंसर के बराबर में होती है। शिफ्ट करके जब दबाएंगे तो ये पाई आ जाएगा स्क्रीन पे, ये देख लें। आई रिपीट, शिफ्ट का बटन और फिर ये आंसर के बराबर में जो एक्सपोनेंट का बटन होता है, शिफ्ट करके चलाएंगे तो ये देखें पाई की वैल्यू आ जाएगी। अगर वैल्यू आप चाह रहे हैं तो इसमें SD लिख दें, पॉइंट में कर देगा 3.142। SD मोड जो है ना डिलीट से ऊपर, ये हर डेसिमल कन्वर्ट करने में काम आता है। अब ये टोटल मास आ गया, उसने तो भाई एस्ट्रोनॉट का मास पूछा है, तो चेयर प्लस एस्ट्रोनॉट इज टोटल। तो अब इसमें से अब हमें टोटल
और चेयर पता है तो ये माइनस करेंगे चेयर का मास तो आ जाएगा। तो 12 किलो की चेयर थी, याद है, इसमें माइनस करा। अच्छा ये भी बता दूं, काफ़ी सारे बुक के न्यूमेरिकल में 0.0 0.00 लिखा होता है। अगर आप इसको इम्तिहान में यूज़ नहीं करेंगे तो नो टेंशन। जैसे यहाँ पे 12.0 मैंने यहाँ 12 रखा, नो इशू। हाँ पॉइंट के बाद 0.1 है 0.2 है वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो काफ़ी हेल्दी माशाल्लाह एस्ट्रोनॉट है, 77 kg का। ये अच्छा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, प्रैक्टिस करें भाई। 11.2 ये भी एक ब्लॉक है जो टेबल के ऊपर रखा हुआ है। अच्छा टेबल हिल रही है यूँ, अब इन्होंने कहा कि टेबल हिलती रहे लेकिन वो ब्लॉक गिरे ना उस पर से। SHM परफॉर्म कर रही हो, फ्रीक्वेंसी 3 हर्ट्ज़ है, फ्रीक्वेंसी का सिंबल F। स्टैटिक फ्रिक्शन दिया हुआ है क्योंकि कोई चीज़ कांटेक्ट में होगी। जैसे अभी मैं ये टेबल पे रख के आपको ये पढ़ा रहा हूँ तो इसको ये मूव करूँगा, ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। डायनेमिक फ्रिक्शन हो गया जब मैंने इसको हिलाया। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पूछ रहे हैं, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का सिंबल होता है x0, ठीक है, याद रखिएगा, थ्योरी भी है इसकी। अब वो कह रहे हैं कि बताएं कितनी ये टेबल हिले कि गिरे नहीं वो ब्लॉक। तो इसका तरीका ये होगा कि जो फोर्स है वो उसके रिएक्शन को बैलेंस कर ले। मैट्रिक में एक फार्मूला होता था म्यू इज इक्वल टू F/W, अगर याद आ जाए, यानी F/R, क्योंकि R रिएक्शन होता है किसी चीज़ को संभालने। जैसे ये टेबल को संभाला हुआ है ये ज़मीन ने और टेबल ने संभाला हुआ है इस कागज़ को, तो ये जो है रिएक्शन है। तो देखें ये हो गया आपका W हो गया mg, S का मतलब है आपका स्टैटिक, ना भी लिखें कोई मसला नहीं होगा। F इज़ ma, न्यूटन का F इज इक्वल टू ma, क्योंकि जहाँ पे हरकत आई वहाँ पे न्यूटन आए। F इज इक्वल टू ma, W इज इक्वल टू mg, m की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, m कट गया, जो बचा लिख दिया। अब ये एक फार्मूला होता था, लिस्ट बनाए कि SHM में जो चीज़ होती है, ऑब्जेक्ट होता है, उसकी एक्सेलरेशन एंगुलर वेलोसिटी से निकलती है ओमेगा स्क्वायर x0 से। तो अब ओमेगा स्क्वायर x0 ए की जगह यहाँ पुट कर दे तो ये फार्मूला बन जाएगा, ए हो गया ओमेगा स्क्वायर x0 म्यू जी, ये रहा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई ताकि फार्मूला मेकिंग। अब सब कुछ आपके पास है, नहीं अभी भी नहीं है। फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी ओमेगा से आई। कैसे आई ओमेगा से? ओमेगा होता था θ/t, याद आया, और थीटा होता था 2 पाई एक रेवोल्यूशन का। टी का रेसिप्रोकल होता था f, तो आया 2 पाई f। ओके हो गया, तो ये ओमेगा 2 पाई f। चाहे तो याद कर लें, वरना मैंने हिस्ट्री बता दी। तो मेहनती बच्चे मेरे साथ हैं तो उनको पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा कि सर हिस्ट्री भी बताते हैं। अब ओमेगा 2 पाई f हो गया, आप पोटेंशिएट करें, स्क्वायरिंग हो जाएगी इसकी 4 पाई स्क्वायर f स्क्वायर, वैल्यू रखें म्यू की यहाँ से 0.72, जी की 9.8, 4 पाई स्क्वायर, कैलकुलेटर में पाई दिखा दिया, उसका स्क्वायर 3 पाई का स्क्वायर ऐसे निकालेंगे बच्चों, शिफ्ट करके पाई आ गया। इसके स्क्वायर का जो बटन दिखाया था आपको वो दबाएं, पाई का स्क्वायर कर देगा वो, समझे। डिवाइड करें, एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो इसके यूनिट्स वही होंगे जो डिस्प्लेसमेंट के होते हैं, यानी बोले मीटर। एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो इट्स यूनिट्स इज मीटर। एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो ये हो गया जनाब चैप्टर नंबर 11। बहुत करीब आ रही है आप लोगों की मंजिल, चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम क्या था भाई? एकॉस्टिक्स। एकॉस्टिक्स जिसमें जो है वो लैप्लास फार्मूला, डॉपलर इफेक्ट, ये सब था। इसमें कह रहे हैं कि हवा में आवाज़ चल रही है 27 डिग्री पर, 76 सेंटीमीटर मर्करी प्रेशर पर, 345 मीटर पर सेकंड से। तो बताएं कि अगर टेम्परेचर गर्म होकर 127 हो जाए और प्रेशर 75 सेंटीमीटर हो जाए तो क्या रफ्तार होगी उस आवाज़ की। तो अब समझ लें पहले कि एयर है तो केल्विन बनाना मस्ट है। केमिस्ट्री वाले चौकन्ना हो जाएं और फिज़िक्स वाले देखें कंप्यूटर साइंस। सेंटीग्रेड को केल्विन बनाना मस्ट है फॉर एयर। एयर इज़ गैस, गैस की स्टडी होती है केल्विन एब्सोल्यूट में, मस्ट है, ऑप्शनल नहीं है। कैसे होगा? 0 डिग्री इज़ 273 केल्विन। अब जितना भी आपको प्लस करना है उसमें करते हैं। अब ये 27 में 273 प्लस करते हैं,
127 है तो उसमें प्लस करते हैं। बस ये पक्का रखें कि ये कन्वर्जन मस्ट है एयर गैस के लिए। अब इसमें भी अच्छा 1 2 का ख्याल रखिएगा, 2 वेलोसिटीज़ हैं, 2 टेम्परेचर्स हैं, तो जो 1 को अगर आपने 27 बोला तो उस करस्पॉन्डिंग 1 वाली वेलोसिटी 1 होगी, यानी कि अगर 1 है टेम्परेचर तो ये 1 है वेलोसिटी, अगर ये 2 है टेम्परेचर तो 2 वाली वेलोसिटी पूछ रहा है। वो नहीं वैसे ही हो जाएगा जो अभी बर्नौली वाला किया था, 1 का 1 2 का 2 गलत हो गया तो सारा ख़त्म। फार्मूला नोट करें भाई, ये लैप्लास करेक्टेड फार्मूला के बाद का फार्मूला है V2 V1 T2 T1। 2 ऊपर इसलिए रखिएगा ताकि वो फाइनल हो, फाइनल टू इनिशियल रेशो होता है। जैसे अगर आप लोगों ने ग्राहम लॉ भी पढ़ा हो केमिस्ट्री में तो 2 ऊपर आएगा 1 नीचे। फार्मूला मेकिंग करें, V1 उधर गया वैल्यू रखें, T2 T1 कन्वर्जन वाली केल्विन वाली भूलिएगा नहीं वो रखें, डिवाइड करें पहले। अच्छा 0 से 0 कैंसिल करें, सिर्फ 4 को 3 से डिवाइड करेंगे, कैलकुलेटर की बचत भी सिखा रहा हूँ। रूट लें, मल्टीप्लाई करें तो मीटर पर सेकेंड। इसमें एक चेकिंग बता दूं, टेम्परेचर बढ़ाने से स्पीड ऑफ साउंड बढ़ती है। फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड इन अ मीडियम, आवाज़ की रफ्तार टेम्परेचर दर्जा हरारत गर्मी बढ़ाने से बढ़ती है। और प्रेशर कांस्टेंट है या चेंज हो रहा है, प्रेशर डज नॉट अफेक्ट स्पीड ऑफ साउंड। इसके लिए आप जाके मेरी वो वाली वीडियो देखें जिसमें मैंने इसकी MCQs एक्सप्लेन किए कि प्रेशर पे क्यों नहीं असर होता आवाज़ की रफ्तार पे। MCQs की भी एक्सप्लेनेटरी वीडियोस हैं भाई, उसमें इसकी तफसीलें मिलेंगी। सही है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कीजिएगा ज़रूर। अच्छा 12.2 सी जैसे खुद से करें जल्दी। क्रिकेट का मैदान है, कोई क्रिकेट का शौकीन बच्चा देख रहा है, जल्दी से इंटरेस्ट पैदा करे फिजिक्स में। कह रहे कि एक क्रिकेट का मैदान है जहाँ पे मैच हो रहा है और एक स्पेक्टेटर स्टैंड में स्पेक्टेटर्स के अंदर बैठा हुआ है और 60 मीटर की दूरी पर यानी बाउंड्री के बाहर। तो बताएं कि अगर बैट्समैन ने बॉल को हिट किया सिक्सर के लिए तो बताएं कितनी देर में आवाज़, हाउ लॉन्ग, कितने वक्त में, हाउ लॉन्ग मतलब टाइम आ गया, यानी कितने लंबाई नहीं कितने वक्त में। 27 डिग्री पर अगर वो मैच देखा जा रहा है, यानी कि बहुत गर्मी भी नहीं है बहुत सर्दी भी नहीं है। डिस्टेंस 60 मीटर एस हो गया, केल्विन बनाना लाजमी अभी बताया था, याद कर लें। टाइम टेकन स्मॉल टी, टेम्परेचर इज कैपिटल टी। ओके, अब ये इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है, किस तरह वेलोसिटी आएगी। तो चैप्टर नंबर 2 के वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम से टाइम आ जाएगा, समझे बात। देखें पहले ये फॉर्मूला लगाया लैप्लास का, पिछले सवाल की तरह वैल्यू रखी। अच्छा इसमें एक चीज़ समझ लें ये कि 0 डिग्री पर स्टैंडर्ड, जैसे अब लग रहा हो सवाल में कहीं नहीं है, सर ने कहाँ से लिया, ये थ्योरी है। 0 डिग्री पर यानी 273 केल्विन पर एयर में रफ्तार ये होती है स्टैंडर्ड, ये लैप्लास ने कैलकुलेट किया था। तो ये आपको याद हो, क्योंकि वरना ये सवाल स्टक हो जाएगा कि एक टेम्परेचर तो है दूसरा का है। तो वो स्टैंडर्ड लेंगे हम 0 डिग्री का यानी सी लेवल का, उसके ज़रिए आएगा आपकी आवाज़ की हायर स्पीड यानी कि 27 वाली 27 डिग्री जिसको कन्वर्ट किया केल्विन वो आ जाएगी। तो अब हमारा डिस्टेंस आ जाएगा, डिस्टेंस फार्मूले डिस्टेंस फार्मूला कह रहा हूँ, स्पीड के डेफिनेशन या वेलोसिटी के डिस्टेंस अपॉन टाइम क्रॉस मल्टीप्लाई किया कि ये चाहिए था तो एस अपॉन वी। अच्छा वी इज़ वी क्यों, क्योंकि कांस्टेंट अब जाएगी ना आवाज़, क्योंकि वो जहाँ पे बैट्समैन है वहाँ पे भी 27 है, जहाँ पे स्पेक्टेटर है वहाँ पे भी 27 है, तो स्पीड अब वहाँ से वहाँ तक कांस्टेंट रहेगी। तो इसलिए अब v को V2 V1 नहीं लेंगे, v ले लेंगे, समझे, क्योंकि स्पेक्टेटर से लेकर बैट्समैन तक की एक ही है। थोड़ी वहाँ बर्फ़बारी हो रही है और वो मैच देख रहा है कराची से। मज़ेदार बात समझ में आई, गुड, थम्स अप कर दिया करें ऐसे में। सर आप थोड़ा कभी हंसाने की कोशिश भी करते हैं। अच्छा यहाँ पे जैसे अभी पिछले हमने किया था मिली ओम वाला, कि इसमें भी 3 मूव कर दें 10 की पावर 3 के साथ, तो ये मिली सेकेंड हो गया, मिली सेकेंड। ये ऑप्शनल होता है लेकिन इसलिए करें ताकि इस टीचर को पता चले कि पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं कि ये फिजिबिलिटी ऑफ कैलकुलेशन होती है कि हम इसके आदी हैं, डेसिमल्स के हम आदी नहीं होते हैं डेली लाइफ में। सही है जनाब, ये 12 चैप्टर की 2 एग्जाम्पल। अच्छा तीसरी के बारे में मैं जल्दी से बताऊंगा कि ये मैंने मॉडल पेपर की भी एक वीडियो डाली हुई है। मॉडल पेपर में ये वाली एग्जाम्पल आई हुई है 12.3 266 की, ये डॉपलर इफेक्ट की है, इसकी एक्सप्लेनेशन वहाँ से देख लें। यहाँ मुख्तसर ये है कि इसमें एक लिसनर और एक सोर्स दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं और
फ्रीक्वेंसी में कितनी तब्दीली आएगी वो पूछ रहा है। इसकी तफसीली, क्योंकि ऑलरेडी हमारी आज की वीडियो लंबी हो रही है, तो इसके लिए आप जाके मुलाहिज़ा करें हमारी वो वाली वीडियो जो हमने मॉडल पेपर के लिए डिलीवर की थी, आपके यूट्यूब पर अवेलेबल है। ओके सर, जान नहीं छोड़ाते हैं भाई, ये क्योंकि एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इससे ये पता चला कि मॉडल पेपर के सवाल भी काम के हैं, क्योंकि वो एग्जाम्पल है। चलें भाई, आखिरी चैप्टर 13 आ गया, जिसका नाम था फिज़िकल ऑप्टिक्स। इसमें 2 न्यूमेरिकल हम करेंगे और उसके बाद आपकी छुट्टी। फीडबैक ज़रूर दिया करें JJC को, ताकि सर जवाद को हौसला मिले कि मैं कुछ सही काम कर रहा हूँ। अच्छा, ये इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स की एग्जाम्पल है। इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स एक सोप बबल है जो झाग वाग बनता है साबुन से। कह रहे हैं इसकी थिकनेस है, क्योंकि बहुत बारीक लेयर होती है ये, ऐसी एक लेयर पे दूसरी लेयर। कह रहे हैं इसके ऊपर वाइट लाइट नहीं है, ये विजिबल लाइट है, मिस प्रिंटिंग है। विजिबल लाइट यानी यूँ समझ लें जिसको हम कहते हैं वाइट लाइट। व्हाट कलर विल अपीयर इन रिफ्लेक्टेड लाइट। कह रहे हैं जो रिफ्लेक्शन होगी, जो कलर है उसमें कौन सा नज़र आएगा व्यूअर को, क्योंकि 7 कलर होते हैं वायलेट में, विजिबल में, विद ग्योर। कह रहे हैं अब उसमें नज़र कौन सा आएगा रिफ्लेक्शन में, वो बताना है। अब ये मज़ेदार सवाल है, किस सेंस में देखिएगा अभी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सोप का दिया हुआ है, क्योंकि हर मटेरियल का अलग होगा, सोप का अलग होगा, वाटर का अलग होगा, वाटर का 1 होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। MCQs भी हो गई। बाकी मटेरियल का अलग, किसी का 2 हो सकता है। जितना यानी थिक विस्कस लिक्विड होता जाएगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा होता जाएगा, क्योंकि उसमें लाइट उतनी डेविएट करेगी। थिकनेस का स्मॉल टी। अच्छा, अब देखें बारीकियाँ हैं भाई, थिकनेस का भी स्मॉल टी है, टाइम का भी स्मॉल टी है, पिछला सवाल गया है। वेवलेंथ पूछ रहा है, ठीक है, वेवलेंथ, ठीक, और कलर्स पूछ रहा है। अब वेवलेंथ के साथ अभी मैं लिख नहीं सकता 1 2 3, क्योंकि अब देखना पड़ेगा कि विजिबल रेंज की कौन सी वेवलेंथ आती है। अब बता दूं, विजिबल जो लाइट होती है ना, वो 400 से 700 नैनोमीटर तक होती है। इसके लिए मैं बुक में एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ, जल्दी से दिखा दूँ भाई, ताकि आप कहेंगे टाइम नहीं ज़ाया कर रहे हैं। ये देखें, पेज नंबर 281, इसमें लिखा हुआ है पूरी लिस्ट कि किस रेंज में ये रेनबो जो हमारा स्पेक्ट्रम बनता है विबग्योर का, ये किस रेंज में नैनोमीटर आएगा। क्योंकि ये अगर आपको पता है तब आप यहाँ पे जो है इस न्यूमेरिकल को कंक्लूड कर सकेंगे। पेज नंबर 281 याद रखिएगा कि किस तरह सर इसका आंसर एंड में लिखेंगे। 281 पेज पर मौजूद है ये, यानी खुद एग्जाम्पल तो ये 289 की है, लेकिन उसकी थ्योरी 281 पे मौजूद है। अब ये फार्मूला याद करें आप पहले, ये जितने बॉक्स किए ना एक जगह कर लीजिएगा, फिर आपको पढ़ने में मज़ा आएगा कि सर ने तो हमें आसानियाँ भी की हैं, मुश्किलात भी की हैं, लेकिन आसानी जो है फ़ायदा उठाने के लिए, मुश्किलात प्रैक्टिस और स्पोर्ट्समैन बनने के लिए। अब इसमें उसने लैम्डा के अननोन रखा है, तो इसको हम अपॉन में लेंगे m+12, ठीक है। अब m क्या होता है, इंटीजर। अब इंटीजर बताएं बच्चों कहाँ से शुरू होते हैं, वेरी गुड, 0 से, 0 1 2 3। अब इसमें खेलने का काम है, इसी फॉर्मूले में बार बार लैम्डा को 0, फिर 1, फिर 2, फिर रखते जाएं। m को 1 2 3 रखते जाएं। पहले 0 रखा तो 0 + ½ हो गया, यानी 0.5। ऊपर जो है क्या क्या रखा, 2n क्या है भाई, सोप बबल का 1.5, और थिकनेस कितनी दी हुई है, नैनोमीटर। अच्छा, नैनोमीटर ही रखेंगे क्योंकि वो मैंने चार्ट देखा उसमें नैनोमीटर है। नैनोमीटर में आता जाएगा, हम उसको टैली करते जाएंगे कि ये विजिबल रेंज में आ गया। नो कन्वर्जन, सही है, बारीकियाँ जहाँ बता रहा हूँ वो नोट करेंगे। पिछले में कहा ऐसा यूनिट कन्वर्जन, गैस वाले में केल्विन बनाना कन्वर्जन, ये सब कंपलसरी है। यहाँ पे नैनोमीटर नहीं कन्वर्ट करेंगे, वरना दोबारा आपको सोचना पड़ जाएगा कि ये कौन सी कलर की वेवलेंथ आई, सही है। अब यहाँ पे देखें ये 1920 इससे आउट हो रहा है, ठीक है, इसका मतलब ये वाला हमारा नहीं है। 1 रखा BC में जल्दी से, तो 1 + ½ से 1.5 हो जाएगा, यानी 1.5। अच्छा, इसको आप रेफरेंस बना लें, ये रेफरेंस जाता जाएगा हर जगह, क्योंकि न्यूमरेटर तो चेंज ही होगा ना। 2NT बार बार नहीं रखेंगे। देखिए ये सीखे सर से, एक दफ़ा कैलकुलेट कर लें, उसको रेफरेंस बना लें, यूज़ करते रहें। नो डायरेक्ट अप्रोच, इसको टीचर एक्सेप्ट करता है कि भाई बेहतरीन दिमाग लगा रहे हैं मैथ्स। इसका जवाब देखें 640 रेंज में आ गया, इसका मतलब ये देखें इस रेंज में आ गया। इस तरह 2 रखे जल्दी, तो 2.5 2.5 हो गया।
इसको हम अप्रॉक्सीमेटली कह सकते हैं कि 400 के करीब है, इसलिए ये भी आ गया 400 के बिल्कुल करीब है ना। ओके, 3 रखा तो देखिए 3 जो है बहुत ही पीछे चला गया 400 से, यानी कि अल्ट्रा वायलेट में चला गया। इससे अब पता चला 4, 5 नहीं रखना है, समझे कुछ गेम। 0 इसलिए रखा कि तय करना शुरू करें, 3 पे रुक क्यों गए कि तय हो गया कि अब सारा अल्ट्रा वायलेट और वीक से वीक लाइट होती चली जाएगी। इससे अब तय हुआ कि लैम्डा नॉट नहीं चाहिए, लैम्डा 3 नहीं चाहिए, सिर्फ 2 बीच के कलर बचे। और ये किस रेंज में आ रहे हैं, ये रेड के जोन में आ रहे हैं, वो पेज देख लीजिएगा, ये रेड के जोन में चला जाएगा और ये बिल्कुल इस तरह वायलेट के जोन में चला जाएगा। तो ये देखिए रेड कलर आएगा वो सोप बबल में और वायलेट आएगा, बाकी डल हो रहे होंगे कलर, ये 2 कलर उभर के साफ सुथरे नज़र आ रहे होंगे। ये मज़ेदार न्यूमेरिकल है, दुआ करें आ जाए अच्छा सा न्यूमेरिकल है। 13.2 ऑन पेज नंबर 289। अच्छा, ये आखिरी न्यूमेरिकल आज की क्लास का, और ये मैंने करवाया था मॉडल पेपर के साथ। व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें भाई, सर की ज़रूरत पड़ जाए, क्या पता आप लोगों को इन आखिरी दिनों में बोर्ड एग्ज़ाम करीब आ रहे हैं। न्यूटन रिंग के ये ब्राइट रिंग का फॉर्मूला था और इसकी ये एग्जाम्पल मैं मॉडल पेपर में थॉरली करा चुका हूँ आपको। तो इसमें सर जब बात के साथ आप रहेंगे तो आपको इस तरह के और इंशाल्लाह आगे कॉलेज के प्रीलियम वगैरह सॉल्व कराने की कोशिश करूँगा मैं। सही है जनाब, ये मॉडल पेपर का सवाल है, वहाँ इसकी तफसीली अल्फाज वर्डिंग आपको मिल जाएगी, उसको कैचअप करें। अपना और सबका बहुत ख्याल रखिएगा, ख़ास करके अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।